गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो इस समय जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस से रिलेटेड, जो कि मेरा चल रहा है टॉपिक इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में हमने इस सिंधु घाटी के नामकरण, इनके खोज, काल निर्धारण, निर्माता, विस्तार, जीवन, इन सारी बातों को हम बारी बारी से समझ चुके हैं और इन सारी चीजों को हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे और साथ ही साथ इस बात को भी देखेंगे कि इस सभ्यता से संबंधित कितने साक्ष्य मिले थे और वो साक्ष्य किन किन क्षेत्रों में मिले थे और इन क्षेत्रों में जो ये साक्ष्य खोजे गए हैं इनके खोजकर्ता कौन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। और ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, इसके बाद शायद ये वाला सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर। हमने आपको बताया शुरुआत से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, चाहे इसके नामकरण की बात की जाए, चाहे खोज के, चाहे काल निर्धारण या निर्माता के, तो इन सभी में हमने क्या देखा कि काफी मतभेद मिले हैं। सभी के अपने अपने मतभेद है, लेकिन इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है। जानकारी वहीं से मिल रही है जो साक्ष्य हमको जिस क्षेत्र से प्राप्त हुए, बस इतना हम लोग जान चुके हैं कि हाँ उस समय के लोग इन सारी चीजों का यूज करते रहे होंगे। तो जिस प्रकार इन सभी में मतभेद है, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन को लेकर भी मतभेद है और भिन्न भिन्न इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न मतों को बताया गया है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे जो इतिहासकार हैं सर जॉन मार्शल, तो ये एक इतिहासकार है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि हाँ इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। तो इनके द्वारा भी कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे हो गए आपके सर जॉन मार्शल, दूसरे हो गए आपके व्हीलर महोदय, उसके बाद आपके आते हैं डेल्स हैं। ये सभी इतिहासकार हैं और ये सभी इतिहासकारों के मत हैं और ये भिन्न भिन्न अपने मतों को देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मैके की, इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइन की, ये सारे आपके इतिहासकार हैं। फिर आते हैं आपके कैनेडी और फिर है आपके डीडी कौशाम्बी। तो ये सारे इतिहासकार हैं और इन इतिहासकारों का क्या क्या मानना है इसी चीज को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सर जॉन मार्शल ने इनके पतन का कारण क्या बताया है। वैसे तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पतन के बारे में कोई सटीक जानकारी इतिहास में अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इन साक्ष्यों के आधार पर इनके पतन की गणना की गई है। चलिए देखते हैं कि ये सारे जो भी इतिहासकार थे इन्होंने अपने क्या क्या मतों को दिया। तो सर जॉन मार्शल है वो क्या बोलते हैं कि इस सिंधु घाटी का जो पतन हुआ है, कहते हैं प्रशासनिक स्थिरता के कारण। प्रशासनिक शिथिलता। तो इसका मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए सर जॉन मार्शल ने यह बताया था कि उस समय का जो समाज रहा होगा, समाज रहे हैं, घर भी थे, सारी चीजें भी होती रही हैं, पिछले वीडियो में आप लोग समझ भी चुके होंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता मतलब होता है सुस्त, कमजोर, ढीला या फिर पूरी तरह से कह सकते हैं खत्म। शिथिलता मतलब क्या होगा, यही तो होगा। तो सर जॉन मार्शल ने यह बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हुआ था प्रशासनिक शिथिलता के कारण। वहां का जो प्रशासन था उस प्रशासन में शिथिलता आई, सुस्त था वो प्रशासन, कमजोर था, ढीला था। इस वजह से इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया है। अगर एक बात आप लोग ये समझे कि अगर किसी भी नगर का राजा है, अगर उस राजा का प्रशासन ढीला हो जाए, सुस्त हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां की जनता या वहां की प्रजा परेशान हो जाएगी। और जब परेशान हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे
वो उस प्रजा का या कह सकते हैं धीरे धीरे उस नगर का भी पतन होना शुरू हो जाएगा। तो सर जॉन मार्शल ने ये बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो होता प्रशासनिक शिथिलता के कारण। अब बात आती है व्हीलर महोदय। व्हीलर महोदय क्या कहते हैं? तो व्हीलर महोदय आपके कहते हैं कि सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था वो हुआ था आर्यों के आक्रमण से। आर्यों का आक्रमण हुआ, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। इस बात को किसने बोला है? तो इस बात को बोला है व्हीलर महोदय ने। व्हीलर महोदय ने ये बोला क्योंकि आर्य कब आए थे? सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये समय काल था उसके बाद ही तो ये हमारे आर्य लोग आए थे। तो जब ये आर्य आते हैं, क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं, जिससे क्या होता है? इस सभ्यता का पतन होता है। देखिए ये चीज बोला है व्हीलर महोदय ने। डेल्स क्या कहते हैं? डेल्स बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है। अब ये भूतात्विक परिवर्तन क्या है? भू मतलब पृथ्वी, तत्व मतलब पृथ्वी के में मौजूद सारे तत्व तो आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य का प्रकाश, ताप, जल, वर्षा, पेड़ पौधे, कहते हैं इन सारी चीजों में परिवर्तन हुआ, जिससे यहाँ की स्थितियां आगे चलते हुए खराब होने लगी, जिस वजह से इस सभ्यता का पतन होने लगा। अब बात आती है मैके की। मैके क्या बोलते हैं? मैके कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है बाढ़ से। कहते हैं कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में बाढ़ आई थी और बाढ़ होने की वजह से ये शहर पूरा जो है जल में डूब गया था। इस वजह से इस सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ था। और इस बात को किसने बताया? तो इस बात का जिक्र किया था मैके ने। स्टाइन क्या बोलते हैं? ये जो हमारे स्टाइन है, इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ। अब आप लोग देख रहे हैं इस समय भी जलवायु काफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर जलवायु तेजी से परिवर्तित होगी तो क्या होगा? श्योर है, जाहिर सी बात है कि हमको थोड़ी बहुत उसमें सामंजस्य करने में तकलीफ होगी, और जो सामंजस्य नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा? वो अपने शरीर को त्याग सकता है, या त्याग क्या सकता है, उसकी शरीर खुद ही उसका जो है काम करना छोड़ देगी। अब जब शरीर ही काम करना छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। सीधी सी बात है कि स्टाइन ने क्या बोला कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। आज भी जलवायु परिवर्तन हो रही, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस है, और भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और इनके लिए देशों और विदेशों में क्या हो रहे हैं? आंतरिक संबंध बनाए जाते हैं, और इसके लिए कई सारी मीटिंगें और बैठकें भी होती हैं। वो सारी चीजें हम आपको जियोग्राफी में बताएंगे। खैर यहाँ पर ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब बात आती है कैनेडी। कैनेडी क्या कहते हैं? कैनेडी कहते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन महामारी से हुआ। महामारी, जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे एक महामारी चली हुई है, कोरोना महामारी। उस समय भी कैनेडी का ये कहना है कि इस सभ्यता का पतन महामारी से हुआ है, और ये जो महामारी थी ये थी हमारी मलेरिया। और भी इन्होंने बताया जैसे तपेदिक है आपका, और उसके बाद इन्होंने कुष्ठ रोग भी बताया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन महामारी के फैलने की वजह से हुआ है। अब बात आती है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी क्या कहते हैं? तो डीडी कौशाम्बी का यह कहना है कि इस सभ्यता का पतन आग लगने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो डीडी कौशाम्बी क्या कहते हैं कि आग लगाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की हत्या कर दी गई थी, या फिर हम कह सकते हैं आग लगने की वजह से या आग की ही वजह से इस सभ्यता का पतन हो चुका है। तो मित्रों ये तो इनके पतन को लेकर बहुत सारे मत हैं विभिन्न इतिहासकारों में, और ये सारे हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मतों को सामने रखा, और इनमें से हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है।
व्हीलर महोदय कहते हैं आर्यों के आक्रमण से हुआ है। डेल्स कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है। मैके कहते हैं बाढ़ से हुआ है। स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन से हुआ है। कैनेडी कहते हैं मलेरिया महामारी जैसी कोई बीमारी की वजह से हुआ है। या फिर डीडी गोस्वामी कहते हैं आग लगाकर इनकी हत्या कर दी गई। तो ये थे विभिन्न इतिहासकारों के मत। अब एक चीज और आपको बता दें, जैसे आर्यों का आक्रमण व्हीलर महोदय ने तो बोला ही था, लेकिन साथ ही साथ और भी इतिहासकारों ने इनका जो है सहयोग दिया था। जैसे उनमें से आपको बता दें, इनमें से है जैसे आपके एक है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, इनका नाम है स्टुअर्ट पिगट महोदय, ठीक है। तो ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने भी बोला कि आर्यों का आक्रमण होने की वजह से सभ्यता का पतन हुआ है। और भी हैं दो लोग, जैसे एक थे हमारे एच.डी. गार्डन और एक और है हमारे इतिहासकार, उन्होंने भी बोला था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सभ्यता का पतन हुआ था। तो वो थे हमारे गार्डन चाइल्ड। कौन थे हमारे? गार्डन चाइल्ड। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एक दो बार आप लोग वीडियो देखेंगे, एक दो बार आप लोग दोहराएंगे या लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भूतात्विक परिवर्तन को डेल्स ने बोला था, लेकिन साथ ही साथ एक और भी व्यक्ति थे, वो थे हमारे दयाराम राय बहादुर साहनी। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य किया था। अब बात आती है ये मैके ने बोला था कि सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ था, लेकिन इनका भी सपोर्ट किसी ने किया था। तो ये थे हमारे सर जॉन मार्शल। ये वही व्यक्ति हैं जो हड़प्पा की खुदाई के नेतृत्व करता थे। तो यही सर जॉन मार्शल है जिन्होंने प्रशासनिक शिथिलता को भी बोला है, और साथ ही साथ इन्होंने मैके का भी सपोर्ट किया है कि हाँ, इस सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ है। तो ये तो थी हमारे सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद थे, उनको हमने देखा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये अपने शवों को कैसे दफनाते थे या कौन सी प्रक्रिया होती थी इनके शवों के दफनाने की। चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और देखते हैं, ये जो हमारे स्टुअर्ट पिगट है, इनको थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये हमारे स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं। इन्होंने एक बात को बोला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि हड़प्पा या सिंधु घाटी, भाई एक ही नाम तो है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है। तो इनके राजधानी की बात होगी तो आप बोलेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये थी स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, उन्होंने ये बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है, वो है हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ लोथल की भी एक जुड़वा राजधानी थी, उसको भी आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए, वो थी लघु हड़प्पा। कोई दिक्कत नहीं याद करने में, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। तो ये थी हमारी लोथल की जुड़वा राजधानी। तो मित्रों, ये थे बात सिंधु घाटी की पतन को लेकर। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इनके शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कैसे होती थी और ये लोग शवों का क्या करते थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इनके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अंतिम संस्कार की जानकारी करते हैं और कैसे ये लोग अपने जो है शवों को दफनाते हैं। चलिए, तो ये सभ्यता का लोग जो थे उनका जो अंतिम संस्कार, जो ये अंतिम संस्कार करते थे वो कितने प्रकार से करते थे। तो ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये लोग अपना अंतिम संस्कार जो है 3 प्रक्रिया पर करते थे। ये 3 प्रकार से अपने शवों को दफनाते थे। 3 प्रकार से अपने शवों को दफनाते थे। कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे। तो 3 प्रकार से जो है अपने शवों का अंतिम संस्कार करते थे। कैसे, तो देखते हैं बारी बारी से। पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है हमारा आंशिक समाधि
करण, और तीसरा है हमारा दाह संस्कार। तो ये 3 प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपने शवों का अंतिम संस्कार करते थे। चलिए देखते हैं पूर्ण समाधि का मतलब क्या है। पूर्ण मतलब पूरी तरह से, समाधि मतलब दफना देना। तो ये वही बात तो हुई कि पूरी तरह से जमीन के अंदर शवों को ये दफना देते थे। आज भी ये प्रक्रिया हमारे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में देखने को मिल जाती है। तो कहते हैं कि ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, ये पूर्ण समाधिकरण थी। इस प्रक्रिया के द्वारा ये अपने शवों को पूरी तरह से जमीन में दफना दिया करते थे। दूसरी प्रक्रिया थी आंशिक समाधिकरण। ये भी इस समय आपकी जो है देखने को मिलती है। ये है कि जल में प्रवाहित करते थे। ये शवों को क्या करते थे? जल में शवों को प्रवाहित करते थे। तो ये हो जाती है इनकी आंशिक समाधिकरण, जो आज भी देखने को हमको मिलती है। तीसरी है आपकी दाह संस्कार। नाम से ही समझ में आ रहा है इस शव को ये क्या करते थे? जला देते थे। तो तीसरी जो बात है, ये शवों को क्या कर देते थे? जला देते थे। तो इस प्रकार से ये इस सभ्यता के लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार करते थे। तो कौन कौन सी प्रक्रिया थी? 3, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इसी के माध्यम से ये लोग अपने जो है शवों का अंतिम संस्कार करते थे। तो ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे पतन की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं और उन स्थलों को किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया है, और वो जो है क्षेत्र जहां पर खोजा गया है वो किस क्षेत्र में पड़ता है। इस सारी चीजों को अब हम लोग आगे समझेंगे। उसके पहले आप लोग एक मेरा मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। याद कर लेंगे ना? वैसे तो आप लोग कई नंबर याद कर लेते हैं और आप लोग तो हमेशा वैसे ही नंबर ढूंढते हैं जिसमें जो है रिपीटेड नंबर हो। जैसे अगर आ जाए 962801 962801, यही तो कह सकते हैं। इस तरह का नंबर कौन नहीं लेना चाहेगा? या फिर कह सकते हैं इस तरह मिल जाए 95 96 97 और 94 93 92। तो ऐसा नंबर कौन नहीं लेना चाहेगा? और ऐसे नंबर हम लोग को याद भी बड़े जल्दी हो जाते हैं ना। तो चलिए एक नंबर हम भी अपना दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक। और उसका आप लोगों को कोड बता दें। जैसे हमारे भारत का कोड क्या है? +91, यही तो है ना। लेकिन हमारा जो कोड है वो है हमारा 91 नहीं है, बस इसका उल्टा कर दीजिए। प्लस कितना है? 19 है। कितना है कोड? +19। अब देखिए सबके नंबर तो 10 के होते हैं, 10 डिजिट के, लेकिन मेरा नंबर है 12 डिजिट का। कोई दिक्कत नहीं लेकिन याद करने के लिए। कैसे? आपको नंबर हम बता दें। अपना मोबाइल नंबर, कोड है +19 और मोबाइल नंबर है 21 22 31 53 54 61। तो ये है हमारा नंबर 12 नंबर का। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कोड भी याद रखना साथ में। और हाँ, ये नंबर तो याद कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने लिए कुछ चीजों को और याद कर लीजिए। कुछ अक्षर है, जैसे हम लोग छोटे में पढ़ते थे, चल हट खट पट मत कर, तो वही चीज हमको यहाँ पर भी याद करना है। ज्यादा बड़ा नहीं, बस याद करना है। कैसे? हर मर चन रय लर कब। तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है। इसका आपका बहुत महत्व। आप जो जितने भी मैं आपको साक्ष्य बताने वाला हूं, प्रमुख साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, ये उनके सन हैं और ये उनके क्षेत्र हैं। साथ ही साथ इसमें जो है खोजकर्ताओं के नाम भी छिपे हुए हैं। कैसे? अब उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक चार्ट बनाकर, और उसी चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अब यही आपको काम देगा। तो देखते हैं कि इस मोबाइल नंबर का और ये हर हमारे चैनल लर कब, इसका मतलब क्या है। तो देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, और इन्हीं साक्ष्यों के खोजकर्ता
और ये साक्ष्य हमको किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और इनका समय काल क्या था। तो ये सारी चीजों का हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कैसे। चलिए पहले देख लेते हैं, सन डालते हैं इधर, सन हो गया, प्रमुख क्षेत्र हो गए, प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा खोजकर्ता में, खोजकर्ता कौन थे इनके, किसने खोजा था इसको, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साक्ष्य की। तो देखते हैं बारी बारी से इसमें, आखिर इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं सारे साक्ष्यों को, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। तो अभी हमने आपको मोबाइल नंबर एक बताया था, उस मोबाइल नंबर को अब आप लोग बताइए मैंने क्या बताया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमने अभी आपको मोबाइल नंबर बताया था +19 21 22 31 53 21 22 31 53 54 और 61। ये कुछ महत्वपूर्ण है क्षेत्र जिनको आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो उसी के बारे में, जैसे अब इनको बारी बारी से हम लोग लिख लेते हैं। 19 है तो लिख देते हैं 1921, 1921। फिर हम लिखेंगे कितना, 1922, ये देखिए। फिर लिखेंगे 1931, फिर 1953, और फिर 1954, और फिर लिखेंगे 1961। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हम लोग इस समय 6 क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं, हमको ये मोबाइल नंबर के माध्यम से हमको सन तो पता चल गया, लेकिन अभी हमने एक चीज और भी बताई थी। वो क्या थी, हमने बताया था कि 21 के नीचे था हर, 22 21 22 31 53 54 61, यही तो था। हर मर चन रय लर कब। तो अब समझिएगा, इसी के नीचे लिखना है। तो यह हो गया 1921। 1921 में हा से क्या हुआ आपका, हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई की गई थी। 1921 में हमने हा और रा किया, हा से हड़प्पा, और रा से क्या कर देंगे, इसके जो खोजकर्ता है, रा से राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये हो जाएगा प्रमुख क्षेत्र हड़प्पा, और खोजकर्ता हो जाएंगे दयाराम राय बहादुर साहनी, राय बहादुर साहनी। तो ये हो जाएंगे हमारे हड़प्पा सभ्यता के सन भी हो गया और खोजकर्ता भी हो गई। अब बात करते हैं, इसी तरह है ये 1922 में मां से क्या हुआ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, रा से क्या हुआ, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, ठीक। अब बात करते हैं 1931 की, चा से हो जाएगा आपका चन होदड़ो, चन होदड़ो। और इसके जो आपके खोजकर्ता है, ना से हो जाएंगे ननी गोपाल मजूमदार। कौन हो जाएंगे मित्रों, ननी गोपाल मजूमदार। अब बात करते हैं 1953 में। 1953 में रा से क्या हुआ आपका, रोपड़, रा से हुआ आपका रोपड़, और रा है तो या हो जाएंगे इनके खोजकर्ता, या से हो जाएंगे यज्ञदत्त शर्मा। तो ये हो जाएंगे इस सभ्यता के खोज के या इस क्षेत्र के खोज के व्यक्ति। आगे आता है 1954, ला से हो जाएगा लोथल, और ला में रा जुड़ा है तो रा से हो जाएंगे आपके रंगनाथ राव। कौन हो जाएंगे मित्रों, रंगनाथ राव। तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं का से क्या हो जाएगा आपका, का से कालीबंगा, का से हो जाएगा आपका कालीबंगा। और कालीबंगा के जो खोज करता है वो कौन हो जाएंगे, बा से कौन हो जाएंगे, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। ये बात थी हमारे मोबाइल नंबर की, और जो हमने बोला था कि उसको आप लोग जो है हर मर को याद कर लीजिएगा, तो आपको ये चार्ट भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
इतना तो हम लोग को पता हो गया कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई 1921 में, और इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम राय बहादुर शायनी। तो इस प्रकार से हम लोग मोबाइल नंबर के माध्यम से इसको हम लोग याद करते हैं। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि ये जो हमारा हड़प्पा क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो इसको भी थोड़ा सा यहीं पर देखते हुए समझते चलते हैं। तो ये जो हमारा हड़प्पा क्षेत्र है ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में। तो इसको आप लोग याद रखना कि ये हड़प्पा क्षेत्र कहाँ पाया गया था। तो ये हड़प्पा क्षेत्र आपका पाया गया था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो पाया गया था आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में एक है लड़काना जिला। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में इस क्षेत्र को प्राप्त किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग चनहोदड़ो की। तो चनहोदड़ो कहां से पाया गया था? तो ये भी आपका पाया गया था पाकिस्तान के नहीं पंजाब के। एक सेकेंड, तो सारे दोस्तों फोन आ गया था उसके लिए थोड़ा सा माफी मांगते हैं। तो आगे चलते हैं चनहोदड़ो। आगे जब हम चनहोदड़ो की बात करेंगे तो ये कहां पर पाया गया? तो ये पाया गया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पाया गया था मित्रों? तो ये पाया गया था आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी हमने क्या देखा अभी तक? ये जितने भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहोदड़ो मिले हैं, कहाँ मिले हैं हमको? ये सीधा मिले हैं पाकिस्तान में मिले हैं, और उनके जिलों के बारे में भी हमने बता दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहाँ मिला है? तो ये भी आपके पंजाब के, जो हमारा पंजाब का हिस्सा भारत में है, पंजाब के जो है प्रांत में मिला है। ये कौन सा हिस्सा? ये जो हमारा रोपड़ है, ये रोपड़ क्षेत्र कहाँ मिला था? तो ये पंजाब प्रांत में मिला था रोपड़ हमारा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोथल की। ये लोथल कहाँ से मिला था? तो लोथल देख लेते हैं कि ये मिला था गुजरात के सौराष्ट्र जिले में। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में खंभात की खाड़ी में इस क्षेत्र को पाया गया है। तो अगर लोथल की बात आ जाए कि लोथल कहां से पर ये क्षेत्र मिला था, तो ये मिला था गुजरात के सौराष्ट्र के खंभात की खाड़ी में ये वाला हमारा क्षेत्र मिला था। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा कालीबंगा है ये कहां से मिला था? तो ये मिला था राजस्थान के, ये मिला था, क्योंकि राजस्थान तो हमारा भारत में, ये भी भारत में है, तो ये मिला था राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से मिला था। ये हमारा जो ये हमारा कालीबंगा का जो क्षेत्र है ये कहाँ मिला था? तो ये मिला था राजस्थान के श्री गंगानगर में। रोपड़ में पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में। तो ये सारे जिले भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम तो क्वालिफाई करवा देगा, साथ ही साथ आपको ये लोअर टीसीएस तक के एग्जाम के लिए भी आपको काम आने वाली बात है। तो दोस्तों ये तो हमको बात हो गई कि हड़प्पा कहाँ पर है। तो हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। चनहोदड़ो क्या है? चनहोदड़ो क्षेत्र का है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। रोपड़ है भारतीय में जो पंजाब का हिस्सा है उसी प्रांत में रूपनगर जिले में है। लोथल में क्या? लोथल है आपका गुजरात के सौराष्ट्र के खंभात की खाड़ी में है, और कालीबंगा आपके राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। ये तो बात हो गई प्रमुख क्षेत्र जो कि जहां जहां से हमको प्राप्त हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा क्षेत्र किस नदी के पास है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहीं पर याद कर लेंगे। सन के नीचे में लिखे दे रहा हूं। तो हड़प्पा जो आपका पाया गया था ये पाया गया था रावी नदी में। ठीक है मित्रों, इसको याद रखना कि हड़प्पा क्षेत्र कहां से पाया गया था? तो ये पाया गया था रावी नदी से, रावी नदी के पास। अब देखिए इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंध दोनों में लिखा है, तो बस इनको हम लोग आंख बंद करके याद कर लेंगे कि ये कहां पर है? सिंधु नदी के पास। ये भी कहां है आपका? सिंधु नदी के पास। तो यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो ये हमारा रोपड़ वाला हिस्सा ये कहां पर? ये हमारा सतलज नदी में।
कहां पर मित्रों? ये है सतलज नदी के पास। लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहां है? ये आपका भोगवा नदी के पास। कौन सी नदी के पास? भोगवा नदी के पास या भागवा नदी के पास। तो आगे अगर बात करें 1961 में ये कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो ये है आपका घग्गर नदी के पास। तो ये कहां पर है आपका मित्रों? घग्गर, देखिए गलत लिख गया था, घग्गर नदी के पास है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे हमेशा कि उनके ये जो हमारा हड़प्पा क्षेत्र है ये किस नदी के पास है? तो ये रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है, ये भी हमको याद करेंगे सिंधु नदी है। पंजाब आपका सतलज नदी, पंजाब तो वैसे भी सतलज नदी के नाम से ही जानते हैं कभी। तो और आ गया लोथल, लोथल में भोगवा नदी है और यहाँ पर कालीबंगा में क्या है? घग्गर नदी है। तो ये हमको पता चल गया है इतनी सारी चीजें। अब एट लास्ट बात करते हैं इनके हम लोग साक्ष्यों की और कहां से हड़प्पा क्षेत्र में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ये सारे क्षेत्रों के हम लोग साक्ष्यों की चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हड़प्पा क्षेत्र की देखिए, हम इसी में ही सारे साक्ष्य बताएंगे, बारी बारी से आप लोग इनके सामने नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे हड़प्पा क्षेत्र के साक्ष्यों की। तो आपको बता दें हड़प्पा में जो साक्ष्य सबसे प्रमुख प्राप्त हुआ है वो है अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्नागार को हम लोग आम भाषा में कोठी बोलते हैं, भखारी बोलते हैं, जिसमें अन्न को एकत्र करके रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्नागार बोलते हैं। और ये अन्नागार मृद भांडों में के अंदर मिले हैं। मृद भांड मतलब होता है, मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड मतलब होता है बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन में इन अनाजों को एकत्रित करके एक कमरे में रखे जाते थे। कमरे भी बड़े ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित थे। अन्नागार के मिले हैं, एक मुहर भी मिली थी, यहाँ से मुहर मिली थी और मुहर में एक चित्र अंकित था। उस चित्र में था क्या? तो उस मुहर में एक स्त्री को सिर के बल खड़े होकर, सिर के बल, एक स्त्री है जो सिर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ये है हमारा साक्ष्य जो कि कहां से मिला था? हड़प्पा क्षेत्र से मिला था। तो हड़प्पा क्षेत्र से हमारे कौन से प्रमुख साक्ष्य थे? तो एक था हमारा अन्नागार, दूसरा सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर 16 चबूतरे मिले हैं, 16 चबूतरे मिले हैं और ये सारे चबूतरे कैसे हैं? गोल हैं और इन चबूतरों के बीच में छेद भी पाया गया है। इन चबूतरों के बीच में छेद भी पाया गया है और ये चबूतरे सारे जो है खड़ी ईंटों से बने हैं। जैसे हम लोग ईंटों को ऐसे करके लगाते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, यहाँ पर ईंटें जो है खड़ी रूप में ये खड़ी रूप में बनाई गई हैं और इन्हीं ईंटों के माध्यम से इस चबूतरे को बनाया गया। कितने चबूतरे थे? 16 चबूतरे थे। और ये जो बीच में छेद है, इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग यहाँ पर ओखली का काम करते थे, या कह सकते हैं अनाज को कूटने का काम करते थे, या अनाज जो भी पैदा होता था यहीं से यहाँ पर जो है कहते हैं कि अनाजों को दबाया भी जाता था। और आप लोगों को आगे अभी और भी साक्ष्य बताएंगे जिसमें आपको धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, अभी जब इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की, तो कहते हैं इस छेद में जली हुई राख मिली थी। अब ये राख किसकी थी? कहते हैं ये गेहूं और जौ की जली राख थी, भूसी वगैरह थी, जो कि इस छेद के अंदर हमको प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा क्षेत्र से संबंधित हमको केवल और केवल 3 ही साक्ष्य याद रखने हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका अन्नागार, दूसरी हो गई आपकी मुहर। मुहर में क्या अंकित था? स्त्री है जो कि सिर के बल खड़ी हुई है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। यहाँ पर 16 चबूतरे भी निकले हैं। 16 चबूतरों का हमने आपको बताया भी, इन चबूतरों का क्या काम था। सारे चबूतरे गोल थे, खड़ी ईंटों से बने हुए थे और इन चबूतरों में जली हुई भूसी और धान गेहूं के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। मृद भांड भी, ये हमारा मृद भांड भी मिलता है, क्योंकि हम लोग अन्न को कहाँ रखते थे? मृद भांड में रखते थे। ये तो बात हो गई हमारे हड़प्पा की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में कई साक्ष्य मिले और कई इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले, इनको आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए, पहला नाम तो इसको जानते हैं मोहनजोदड़ो को हम लोग मुर्दों का टीला, क्या बोलते हैं? मुर्दों का
टीला, क्योंकि इस सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे मुर्दे मिले थे, या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे शव मिले थे। यहाँ तक कि एक कमरे में 14 नर कंकाल के शव मिले हैं। इसको याद रखना है। ये साक्ष्य, ये जो हमारा मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिला था उसमें एक 14 नर कंकाल मिले थे जो कि एक कमरे में पूरी तरह से पाए गए थे। और बात करते हैं, ये तो हो गया पहला साक्ष्य। उसके बाद बात करते हैं तो पशुपति शिव की मुहर भी मिली थी। हमने आपको पिछली वीडियो में पशुपति शिव के बारे में बताया है, जिनके चारों तरफ जो है जानवरों से ये जो है घिरे हुए बताए गए हैं, और पशुपति शिव की मुहर मिलती है यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है एक विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो इसमें सबसे बड़ा साक्ष्य मिला था विशाल स्नानागार में। बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया था। जैसे इस समय अगर देखा जाए तो स्विमिंग पूल बड़ा फर्स्ट क्लास ये जो है बना हुआ था, और इसके दोनों तरफ सीढ़ियां भी थी उतरने की। इससे ये लोग यहाँ पर जाते थे, स्नान करते थे, और इनके चारों तरफ, इसी स्नानागार के चारों तरफ कमरे भी थे। अब यहाँ पर ये कपड़े भी बदलते थे, और यहाँ पर इन कमरों में अन्न को भी रखा जाता था संग्रह करके। तो इन कमरों में ये लोग कपड़े भी चेंज करते थे, अन्न को भी रखते थे, यहाँ पर ये लोग नहाते भी थे। अब बात आती, थोड़ा सा कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है इसका आकार कितना था, तो 11.08 लंबा, 7.01 चौड़ा, और ऊंचा था 4.28 ऊंचाई थी। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा विशाल स्नानागार मिला था इसकी जो है लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो 11.08 लंबाई थी, 7.01 चौड़ाई थी, और 4.28 इसकी ऊंचाई थी। तो ये तो था मोहनजोदड़ो से संबंधित। और भी इसकी एक थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि इसमें और भी साक्ष्य मिले हैं। कांसे की मृतकी भी मिली है। कांसे की मृतकी भी मिली है इस मोहनजोदड़ो की खुदाई में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर 14 नर कंकाल मिले हैं, पशुपति शिव की मुहर मिली है, विशाल स्नानागार मिले हैं, कांसे की मृतकी मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रमुख साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी चनहोदड़ो की। चनहोदड़ो में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो चनहोदड़ो में सभ्यता की जो हमारा क्षेत्र था चनहोदड़ो, वहां पर जो साक्ष्य मिलते हैं, चा से याद रखना, चा से चलने के। किसके चलने के? कुत्ता के भी साक्ष्य मिले थे, बिल्ली के भी साक्ष्य मिले थे, और इनके पंजों के निशान मिले थे कि जब ये चले हुए थे तो कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली के चलने के निशान मिले, इनके पंजों के निशान मिलते हैं। किसमें? तो वो है आपका चनहोदड़ो। तो चनहोदड़ो में हमको क्या क्या मिलता है? कुत्ता बिल्ली के चलने के निशान मिलते हैं। और थोड़ी सी बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो इस चनहोदड़ो में और भी चीजें मिली हैं। यहाँ पर भी आपको मृद भांड देखने को मिलता है। मृद भांड मतलब कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इसी चीजों को हमने बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर दवात मिली है, जिससे हम लोग दवात लिखते हैं ना, जो हम लोग इस सब स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते थे तो निप पेन से लिखते थे, तो वही दवात है। रंजन भी मिला है यहाँ पर, ये आभूषणों के काम में ये लोग लाते थे। काजल भी मिला है जो हम लोग आंखों में लगाते हैं। लिपस्टिक भी मिली है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चनहोदड़ो में ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले जिनके द्वारा इस क्षेत्र की गणना की जाती है। तो कौन कौन से साक्ष्य हो गए हमारे? कुत्ता बिल्ली के चलने के निशान हो गए, और इनके जो है क्या हो गया, मृदभांड हो गया, दवात हो गया, रंजन हो गया, काजल हो गया, और लिपस्टिक हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग कहाँ हो गए, चनहोदड़ो हो गया, थोड़ा देखते हैं रोपड़। रोपड़ में क्या मिला था? तो रोपड़ में मिला था आपको कुत्ते के निशान, मतलब डॉग के। डॉग मतलब कुत्ता। तो क्या हुआ, रोपड़ में कुत्ते के जो है साक्ष्य मिले थे। कहते हैं कि उस समय के लोग जब अपने मालिक को दफनाते थे, तो साथ ही साथ
कुत्ते को भी उसके अंदर दफनाते थे। क्वेश्चन आपका मिल जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रक्रिया है, तो कहां पर है, वो है हमारा रोपड़ के अंतर्गत। रोपड़ में किसके साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के साक्ष्य मिले, जो मालिक के साथ जो है किसके दफनाया जाता था, कुत्तों को। और देखते हैं तो इसमें मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी। यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी भी मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएंगे रोपड़ में वो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो ये कहां मिलते हैं, हमारे रोपड़ में मिलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं लोथल में। लोथल में क्या क्या मिला, लोथल में काफी चीजें मिली हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो लोथल में बकरी के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, बकरी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर बकरी हमको मिलती है। और लोथल में धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं। धान की भूसी के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं यहाँ पर हाथी के दांत भी मिले थे, हाथी के दांत भी मिले थे। यहाँ पर जो है मनका भी मिला था। मनका समझते हैं, वही मन का जो हम लोग साधु वगैरह पहने रहते हैं, या मेला में हम लोगों ने देखा होगा कि एक डोरी में जो पत्थरों को जो है पिरोकर रख दिया जाता था। तो ये काफी कीमती पत्थर होते थे, मनका जिनको बोलते हैं। तो ये मनका बनाने का कारखाना भी मिला था वहां पर, मतलब कह सकते हैं पत्थरों के माला बनाने का भी कारखाना मिला था। यहाँ पर गुड़िया भी मिली थी। ये सेम वही गुड़िया है जो मनका और गुड़िया होगी। ये पत्थर है दोनों, और इन पत्थरों को जो है एक माला में पिरोया जाता था। कहते हैं ये लोग आभूषण एवं श्रृंगार के लिए इन सारी चीजों का यूज करते थे। एक चीज यहाँ पर ये याद रखना है कि हड़प्पा वासी के लोग एक कीमती पत्थर का यूज करते थे, और उस कीमती पत्थर का नाम है लाजवर्द मणि। लाजवर्द मणि पत्थर है, और इस पत्थर का ये यूज करते थे। कहते हैं ये पत्थर इनको अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। ये पत्थर इनको कहां से प्राप्त होता है मित्रों, तो ये पत्थर इनको प्राप्त होता था अफगानिस्तान से। तो हमने क्या देखा, लोथल में बकरी के साक्ष्य मिले, धान की भूसी के मिले, हाथी के दांत मिले, मनका मिला, गुड़िया मिली, लाजवर्द मणि पत्थर भी मिले। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लोथल में इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। लास्ट बात करते हैं थोड़ी सी कालीबंगा की। तो कालीबंगा का मतलब ही होता है, काली मतलब होता है काली, और बंगा मतलब होता है चूड़ी। तो इससे सबसे बड़ा साक्ष्य यही मिलता है कि कालीबंगा से काली चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो कहां मिलते हैं मित्रों, कालीबंगा में काली चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर शव भी मिले थे, अग्नि कुंड भी मिले थे, मणि भी मिली थी, यज्ञ एवं हवन के सामग्री भी मिली थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कालीबंगा में किन किन चीजों के साक्ष्य मिले थे। तो कालीबंगा में काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, शव के साक्ष्य मिले थे, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, मणि के साक्ष्य मिले थे, यज्ञ से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र थे, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों को हमने जाना, और हमने उनकी जानने की इच्छा जाहिर की। अब थोड़ी सी बात और है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 10 से 15 मिनट का जो वीडियो अभी और से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्र और भी हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जैसे बनवाली है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इन सारी चीजों को मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखें, ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।